नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकरंग और आज मैं आपके साथ हूं डॉक्टर भूपेंद्र। जैसा कि आज सुबह से लगातार मीडिया में खबर आ रही किस तरह से फिलिस्तीन में जो आतंकी संगठन हमास है वो लगातार इजराइल पर सुबह से हमले कर रहा है और दिल दहलाने वाली तस्वीरें और वीडियोज लगातार हमास की तरफ से वायरल किए जा रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमास ने आज एक साथ, जैसा कि उनके जो हमास के जो प्रवक्ता है उसका दावा है कि एक साथ उन्होंने इजराइल के ऊपर 5,000 रॉकेट दाग दिया है और जो इजराइल के वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि कम से कम 2200 रॉकेट जो है इजराइल पर दागे गए हैं। साथ ही साथ यह भी खबर आ रही है कि इजराइल के एक गांव पर हमास के आतंकियों ने कब्जा कर लिया है और वहां पर इन्होंने नरसंहार करना शुरू कर दिया है। इसी तरह दक्षिणी इजराइल के एक जगह पर एक छोटी सी आउटडोर पार्टी चल रही थी जहां पर लोग अपना जो एक पार्टी थी उसको एंजॉय कर रहे थे, वहां पर भी आतंकी अचानक पहुंच गए और वहां पर भी लोगों का कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया है। इसी तरह का एक वीडियो और वायरल हो रहा है जहां पर कि एक महिला को ये बंधक बना करके उसकी कटी हुई लाशों को लेकर के नाचते गाते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए हमास के आतंकवादी दिख रहे हैं। इन सब के बाद और ये हमला इतना है ज्यादा, समझिए कि आप लगता है जैसे खुफिया एजेंसी कोई विदेश की हो जो कि ये सारी जानकारी दे रही हो। स्थिति ये हो गई थी कि इजराइल अपने जो F-16 विमान है उनको सड़क के मार्ग से ले जाकर के सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा था। पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं, लोगों को शेल्टर लेने के लिए कहा गया है, जो बम से बचने के लिए विशेष रूप से बंकर बनाए जाते हैं। अब जाकर के इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत लगभग 50 लड़ाकू विमानों के द्वारा इन्होंने जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी है, वहां पर हमला कर दिया है और वहां पर चुन चुन करके जो हमास के अड्डे हैं उन पर हमला कर रहे हैं। इस तरह से ये अचानक अनप्रोवोक्ड जो वार की कंडीशन अचानक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में आई है, ये निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए चिंताजनक बात है और भारत भी कहीं ना कहीं इन सब मामलों से परेशान होता दिखेगा। और इन सारे विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे मित्र हमेशा की तरह राजीव शुक्ला जी हमारे बीच हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। राजीव जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये तो एक आज की घटना हो गई और कुछ ज्यादा ही बड़ी घटना हो गई और इसकी शायद किसी ने कोई कल्पना भी नहीं की थी। छोटे मोटे चीजें होती रहती थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि लगातार ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये स्थितियां बनी ही क्यों रहती है? इसके पीछे कोई ऐतिहासिक कारण निश्चित रूप से है। देखिए भूपेन जी, इजराइल और अरब, जी जी, फिलिस्तीन से बढ़ के मैं अरब का नाम लूंगा। जी जी, इजराइल और अरब के बीच में जो विवाद है उसको समझना कोई बहुत कठिन नहीं है। और अगर मैं बहुत आम भाषा में समझाना चाहूं तो ये विवाद वैसा ही है जो विवाद अयोध्या के राम मंदिर में था, जी, जो काशी विश्वनाथ में है, जी, जो जी, जी, कृष्ण जन्मभूमि के में मथुरा में है। जी, जी, ये विवाद वही है, क्योंकि ये विवाद उत्पन्न होता है एक ऐसी मनोदशा से जो हम्म। अपनी धार्मिक भावनाओं को स्थापित करने के लिए दूसरे की धार्मिक भावनाओं को पूरी तरीके से कुचल देने पे आमादा है। इसको एग्जैक्टली हम कहें तो जो एक कब्जाई मानसिकता से भरा हुआ समाज पूरे दुनिया में एक बड़ी संख्या में है, जी, जो दूसरे के धर्म स्थल को कब्जा करके अपने को बड़ा, यानी कि दूसरे की लाइन को छोटा करके अपने लाइन को बड़ा करने की जो मानसिकता लेकर के एक समाज जी रहा है, उसको आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई अगर ये सवाल करे कि भारत जो है वो हिंदुओं की भूमि कब से है, तो ये अनंत काल से है। जब से हिंदू हैं, जब से हिंदू शब्द है, तब से भारत हिंदुओं का ही है। हाँ, यहीं पर यहाँ की सभ्यता रची बसी, यहीं पर निर्माण हुआ, हिंदू शब्द इसी के लिए कहा गया। और यहाँ पर जो भी है, यानी कि इस देश के अंतर्गत जो भी है, चाहे वो कितनी भी तरह के वैरायटीज हो, बिल्कुल सब हिंदू परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इजराइल कोई अगर पूछे कि यहूदियों की मूल भूमि क्या है, उनकी पितृभूमि क्या है, मातृभूमि क्या है, तो वो इजराइल है। जी जी जी। और ये सदियों से है, ईसा पूर्व से है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले से है, हजरत मोहम्मद साहब के जन्म से भी काफी पहले से रहा है। अब मैं अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो ये जो आपने कहा जो कब्जाई और ये जो विस्तारवाद की जो मानसिकता है, इस मानसिकता ने कुछ लोग को प्रेरित किया कि वो दूसरे की धरती पे जाएं, उनके मंदिरों को, उनकी धार्मिक भावनाओं को कुचलें। अब मैं आपको बताऊं कि इस्लामिक मतलब अगर मान्यताओं की माने तो वो ये कहते हैं, वो ये मानते हैं कि जब सऊदी अरेबिया में हजरत मोहम्मद साहब ने ये दुनिया छोड़ी तो उसके बाद जो उनकी पाक रूह थी वो एक घोड़े पे सवार होके और जेरूसलम की तरफ गई और वहां पे उनका जो घोड़ा था उसने जहां पे पांव रखा धरती पे उतरने पे, वहां पे ये अल अक्सा मस्जिद का बताते हैं वहां पे है। अच्छा, शायद इसीलिए जो हमास की तरफ से आज ये 5,000 रॉकेट एक साथ दागे गए हैं, उसका नाम इन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा रखा है। बिल्कुल, मैं आपको अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद कहते हैं, इस्लामिक मान्यताएं कहती हैं कि उसके बाद मोहम्मद साहब ने एक चट्टान पे पांव रखा और वहां से उनकी जो पाक रूह थी वो जन्नत के लिए रुखसत कर गई।
अब आपको ये जानकर तो हैरानी, जन्नत में मोहम्मद साहब की जो रूह है पहले ही चली गई। जन्नत का कांसेप्ट तो कयामत के बाद का है, जी जी वो आम मुसलमानों के लिए जी, है। वो इनके लिए एक्सेप्शन है। अच्छा, तो समझ उसके बाद ये कहते हैं कि बस इसी कॉन्सेप्ट को मानते हुए, इसी को बेस बना के, जी जी। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के महज साल 1.5 साल के अंदर ही हम्म। एक बहुत बड़ी फौज लेके मुसलमानों ने सऊदी अरेबिया से पूरा इकट्ठा करके जी जी जेरूसलम पे हमला कर दिया। जी। और उस वक्त यहूदियों की जो वहां पे सबसे प्राचीन जिसको मंदिर कहा गया था हाँ वहां पे, हाँ, जिसका एक वॉल केवल बचा और पूरी मस्जिद मंदिर को उन्होंने तोड़ ध्वस्त दिया। कर दिया। और ये मंदिर एक बार रोमन साम्राज्य के द्वारा भी तोड़ी गई। और आज की स्थिति में बताऊं तो उसको तोड़ने के बाद वहां पे अल अक्सा मस्जिद बनाई गई, जी जी। मगर यहूदियों का जो मंदिर था उसकी एक निशानी ठीक वैसे ही बच गई। जैसे औरंगजेब ने जब काशी विश्वनाथ को तोड़ा तो हम्म। कुछ दीवारें रह गई जो चीख चीख कर कहती हैं कि ये जी, मंदिर है। दिवाले भी रह गई और नंदी शिव जी का इंतजार नंदी करते रह हुए गए, बचे रह गए। बिल्कुल। तो ठीक इसी तरीके से जो यहूदियों का वेस्टर्न टेम्पल था उसकी एक दीवार रह गई है जिसपे यहूदी पूजा करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। जी जी जैसे जैसे वहां पे मुस्लिम आक्रांताओं ने और वहां पे जो विस्तारवादी की सोच के साथ रोमन साम्राज्य हो चाहे इस्लामिक साम्राज्य जी हो, जी। उसने जब यहूदियों को प्रताड़ित करना स्टार्ट किया वहां पे, हम्म। तो यहूदी धीरे धीरे अपनी धरती को छोड़ के पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में चले और गए, और खास कुछ तौर तो पे, क्या कहते हैं भारत में भी आए। बिल्कुल और बिल्कुल, ये जो बाराबंकी जो जिला है, हम हाँ, जहाँ बैठे लखनऊ में बैठे उसके हम्म, बगल, वहां पर भी मैंने सुना था एक कि बड़ी आबादी रहती थी। हाँ इसके जो, अलावा पहाड़ों में भी इसराइलियों की, जी जी यहूदियों की एक बड़ी आबादी भारत में रही, क्योंकि भारत ने सबको पनाह दी है। जी जी। चाहे वो ईरान से आए हुए पारसी हो, हम्म। चाहे यहूदी हो, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी और ईसाइयों को भी दी है। तो उसके बाद जब ये यूरोप में गए, भाग के अपने धरती को छोड़ के जी गए, जी तो यूरोप में एक लंबा कालखंड चला इनके प्रताड़ना का। और वो कालखंड द्वितीय विश्व आते आते इतना बढ़ गया कि, यानी कि जो आप अब जो बात कर रहे हैं कि जब हिटलर और मुसोलिनी का बिल्कुल साम्राज्य स्थापित बिल्कुल होता है जर्मनी बिल्कुल, और इटली में, जी तो वो जो एक पूरा नाजीवाद का जो दौर होता हम्म, है जिसमें एथनिक क्लिंजिंग की जाती है या यहूदियों का नरसंहार किया जाता है, चुन चुन करके उनको मारा जी जाता है। जैसे कि आप इसकी तुलना कर सकते हैं सन 89 में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के बिल्कुल, साथ जैसे उनको वहां से निकाला गया, जी उनकी जी हत्याएं की गई, तलवारों की नोक पर बच्चों को उछाला गया। जी जी। और मैं आपको बताऊं कि ऐसी विभत्स घटना है कि 6 महीने की बच्ची से लेके, और कश्मीर की बात कर रहा हूं हाँ मैं, हाँ हाँ और हाँ। 90 साल तक की बुढ़िया का बलात्कार हुआ है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी घटना है जो भारत में जी घटी जी है। जी जी खैर, मैं आपको इसराइल के बारे में बता रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे ईसाइयों का उनके खिलाफ प्रताड़ना इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहूदियों ने संकल्प किया कि जी वो जी अपनी धरती पे वापस जाएंगे और एक अपने लिए एक स्टेट क्लेम करेंगे। जी जी। अब इसी बीच क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस ने और संस्थानों ने, यूनाइटेड नेशन तब नहीं था, उसके उसके जो पूर्वोत्तर संस्थान थे, हम्म। उन्होंने एक मतलब एक पैक्ट बनाया और जी जी। बोला कि यहूदियों को, जो जिसको फलस्तीन कहा इन्होंने वहां पे हाँ हाँ कब्जा करने के हाँ हाँ बाद, हाँ। वहां पे वापस जाना चाहिए और उसके कुछ पार्ट करके दो हिस्सों में दोनों जी को जी शांतिपूर्ण रूप से रहना रहना चाहिए। चाहिए। अब वहां गलती ये हुई कि जो शब्द है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हम्म। ये कुछ लोग की डिक्शनरी में है ही नहीं नहीं है, है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। पीसफुल यदि होना है हम्म, तो उनमें बदलना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, जिसको अंबेडकर जी ने कहा है कि जो इस्लामिक जो बिरादरवाद है हम्म वो इस्लाम के अंदर के लोगों के लिए है, हम्म, वो बाहर के लोगों के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं नहीं है। है। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हमेशा तब हो सकता है जब कोई सोसाइटी सहिष्णु हो और दूसरे के विचारों को कहीं ना कहीं स्वीकार करने की उसके अंतर्गत क्षमता हो, तभी तो कोएग्जिस्टेंस हो पाएगा। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं कि यहूदी अपनी धरती से लगभग 1000 साल तक बाहर रहे जी। और प्रताड़ित रहे। मगर ऐसा कहते हैं, कि वदंतियां ऐसी कहती हैं कि पूरे यूरोप में जब कोई यहूदी दूसरे से मिलता तो जाते वक्त अलविदा नहीं कहता था, टाटा बाय बाय नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि अगली बार जेरूसलम में मिलेंगे। मुझे यदि ध्यान आता है, मैं इसको पढ़ा हूँ संभवतः 1875 के आसपास, एक पत्रकार हुए या बड़े समाज विज्ञानी हुए यहूदी समाज के बीच, उन्होंने सबसे पहले एक किताब हाँ लिखी इसमें, हाँ किताब लिखी, फिर बिल्कुल यहूदियों को बुला करके कहा कि कोई बात हो ना हो लेकिन जज्बा कम से कम दिखे। बिल्कुल। तो जी वो जज्बा इनके अंदर 1000 साल तक कायम रहा। जी जी और उसके बाद जब विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद 1948 में 47 में इसराइल ने एक राष्ट्र की घोषणा कर दी। और उसके बाद मुझे ये भी पता है कि मुश्किल से इनके पास 1 दर्जन से कम लोग थे जो इनकी जो हिब्रू भाषा है बिल्कुल उसको जानने वाले हैं। बिल्कुल, उन 1 दर्जन से कम लोगों ने हिब्रू जो लिपि है, हिब्रू भाषा है,
उसको जीवित किया, बिल्कुल। रेडियो के माध्यम से संभवतः लोगों को सिखाया गया, पढ़ाया गया और अपनी संस्कृति को इन्होंने पुनर्जीवित किया। और मात्र 70-75 सालों के अंदर आज इजराइल की आबादी लगभग 1 करोड़ है। हाँ जी, 2021 की बात करूं तो 92-93 लाख थी, आज 1 करोड़ के आसपास अनुमान। लेकिन उसमें भी 20-30 लाख तो मेरी समझ से अरब के लोग होंगे। बिल्कुल, मगर हिब्रू भाषा की आपने बात करी तो हिब्रू भाषा हाँ 75-80-90 लाख तक पहुंच चुकी है, जो महज 1 दर्जन थी आज से 75 साल। लेकिन आखिर ये जो अरब के जो ये देश थे जी, ये इतनी आसानी से यूनाइटेड नेशंस के कहने से तो मान नहीं जाएंगे। नहीं माने। महज 1 साल जैसे इजराइल ने घोषणा की राष्ट्र की, अपनी राष्ट्र पे वापस आए वो लोग, दुनिया ने जब बीच बचाव किया, वो वापस अपनी भूमि पे आए। महज 1 साल के बाद एक छोटे से नए राष्ट्र के ऊपर 7 के 7 इस्लामिक देशों ने एक साथ हमला किया। अच्छा जी। और दर्शक इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो 7 के 7 इस्लामिक देश पराजित हुए। ये जज्बा यहूदियों का था जो बरकरार रहा, और उन्होंने, और यही चीजें बाद में भी देखने को मिलती है कि एक बार उनके जो एथलीट जो खिलाड़ी होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, उनकी जब हत्या होती है तो जो लोग उस हत्या में शामिल होते हैं उनको चुन चुन करके प्रत्येक व्यक्ति को, जर्मनी में उनकी टीम गई हुई थी, वहां पे ओलंपिक्स चल रहे थे और वहां पे उनकी जो फुटबॉल टीम थी मेरे ख्याल से, उसकी हत्या की थी, फ्लाइट हाईजैक किया। ये तो कायराना एक तरह से हुआ ना, आप खिलाड़ियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, यदि आपको लड़ना है तो सीधे जाकर के लड़िए। भूपेंद्र जी, दुनिया के जो सबसे निकृष्ट और पतित लोग हैं उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि जो लोग फौज में नहीं हैं, जो मिलिट्री में नहीं है, यूनिफॉर्म में नहीं है, उन पे हमला करना, महिलाओं पे हमला करना, बच्चों के खिलाफ हिंसा करना। तो ये जो मानसिकता की जिस मैं बात कर रहा था, और आज जो वीडियो जो प्रसारित किया गया है हमास के द्वारा, उसमें मैंने देखा कि वो महिलाओं का छत विछत सौ लेकर के चल रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, और इससे इस्लाम के प्रति क्या धारणा दुनिया में जाएगी, ये तो मुसलमान इसको बेहतर रूप से समझे तो ज्यादा ठीक होगा। हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं? वो तो उनका अपना मसला है कि उनकी क्या इमेज दुनिया में जा रही है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि जो ये आलिम फाजिल मौलाना है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस्लाम को बचाने की और दीन खतरे में, मैं समझता हूं कि इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये बीच बचाव करें। और इस्लामोफोबिया जो है इन हरकतों से अपने आप होगा। इसको फिर ये कहना कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है, जब आप ये हरकत करेंगे तो आप खुद ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, जैसे आप दुनिया में आपकी जो भी इमेज है वो तो आप न्याय दर्शन के ज्ञाता हैं, आपने सुप्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है उसके ऊपर, और उसमें मैंने ये पढ़ा है कि यदि धुआं उठ रहा है तो संभवतः आग कहीं ना कहीं लगी जरूर होगी। हाँ, बिल्कुल। तो मैं इजराइल की बात कर रहा था, उसके बाद इजराइल ने सबको मात दी, और फिर 1967 का दौर आता है जब सुएज कैनाल को किया जाता है उसके बाद का, और उसके बाद फिर से 6 डे वॉर होता है, इजिप्ट पराजित होता है। उसके बाद इतना बड़ा देश इतने छोटे से देश पे हमला करता है जी, और ये पराजित करके भूमि को भी लेते हैं। तो ये एक निश्चित रूप से ये जो यहूदी समाज है इनका जो अपने संस्कृति के रक्षण के प्रति जो जज्बा है, निश्चित रूप से वही इतनी लड़ने की प्रेरणा दे सकता है। और आज तो मैं कह सकता हूं कि अमेरिका की पूरी राजनीति यदि कोई कंट्रोल कर रहा है बैठ तो इजराइल कर रहा है, इजराइल कर रहा है, और जो यहूदी समाज है वो कर रहा है। और कहीं भी आप देखेंगे जो साइंटिफिक रिसर्चर हुए हैं जिनको नोबेल प्राइज वगैरह मिला हुआ है, इतनी छोटी सी आबादी है, सबसे बड़ी आबादी है इनकी नोबेल पाने नोबेल, हाँ जी। ये दुनिया में 1 करोड़ लोग हैं, और कहीं भी आप देखेंगे, और सोशल मीडिया में फेसबुक हमें लगता है मार्क जुगरबर्ग पर भी शायद ज्यूज ही हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को साबित किया हुआ है। बिल्कुल। और लेकिन अब मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूं। बात यह है कि इजराइल कहीं ना कहीं कॉमन एनिमी फैक्टर के कारण भारत का दोस्त है। बिल्कुल, लंबे समय से दोस्त रहा भी है। अच्छा, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जब 1947-48 में इजराइल का निर्माण हुआ तो जो भारत की तात्कालिक सरकारें बनी, उन्होंने 30 से लेकर 35 साल तक इजराइल के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही नहीं रखे। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण को करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया। और इजराइल वही देश था जो लगातार भारत के साथ रहा, जो 1971 में भारत के साथ बिल्कुल था, जो करगिल के समय भारत के साथ था, जब ताज पे हमला हुआ तो जो भारत के साथ था, उसके साथ ये। और एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि जब पाकिस्तान अपने परमाणु प्रोजेक्ट को चला रहा था तो उस समय इजराइल ही वह देश था बिल्कुल जिसने कहा कि हमें पता चल चुका है कि पाकिस्तान आपके खिलाफ प्रयोग करने के लिए जो है परमाणु बम बना रहा है। और मोरारजी देसाई को उन्होंने जाकर के बताया, ब्लूप्रिंट तक दिया गया, ब्लूप्रिंट तक दिया। कुछ मीडिया हाउस दावा करते हैं। और जो दावा है वो ये भी है कि इजराइल ने कहा कि आप तो इस चक्कर में पड़ो ही नहीं, आप केवल ये बताओ आपको दिक्कत है तो हम इनका परमाणु हथियार जो है निपटा देंगे। वैसे ही जैसे ईरान का जो परमाणु संयंत्र लगा रहे थे वो लोग, उस पर बम्बार्डिंग की इजराइल ने पूरा वो तहस नहस कर दिया। आप सोचिए
कि भारत के पड़ोस में एक देश पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो वो कहते हैं कि पाव पाव भर का भी है और 5-5 किलो का भी है। तो इस तरीके की मानसिकता के पास जी। अगर परमाणु बम है, ठीक बगल में ईरान है, अगर उसके पास भी होता तो स्थिति क्या होती, कितनी सही बात गंभीर है, होती। बहुत ही गंभीर स्थिति तो होती। इजराइल का जो वो कदम था ईरान के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत फायदेमंद भी रहा। जी। लेकिन अभी जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, जी, उसमें अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाइना के साथ मिलकर के सीपेक के थ्रू भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। हालांकि भी चाइना की आर्थिक स्थिति बहुत बदहाल चल रही है, हम्म। और पाकिस्तान की तो स्थिति ऐसी है कि जिसकी हम इंटरनेशनल अभी भिखारियों तो को। एक मीम चल रहा था कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भारत आए हैं तो उसमें एक खिलाड़ी ऊपर देख रहा होता है, तो कहते हैं वो ठंडी हवा रही एसी है वो। जी। तो भारत को ईरान के साथ भी चलना है। बिल्कुल, क्योंकि ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं वहां पे। हाँ, चाबहार। हाँ, माफ करिए, चाबहार पोर्ट बना रहे हैं वहां पे, और कहीं ना कहीं अगर ग्वादर को काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट बना रहे हैं वहां। तो यदि ये जो स्थिति है, कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है कि जब से अरब, अमेरिका और इजराइल के बीच में एक शांति का दौर आया है, तब से ईरान कहीं ना कहीं परेशान है। अब भारत की दिक्कत है कि भारत को अरब के साथ ही बनाकर चलना है, भारत को ईरान के साथ ही बना के चलना है, भारत को इजराइल के साथ ही बना के चलना है। तो ये जो युद्ध यदि होता है या नहीं होता है, या क्या भारत के लिए क्या स्थितियां अच्छी रहेंगी आपके हिसाब? भारत के लिए हमेशा से शांतिपूर्ण स्थिति ही अच्छी रहेगी। जी जी। भारत को, क्योंकि दोनों देशों से भारत एक उभरता हुआ देश है। जी जी। और एक बहुत तेज गति से हमारी अर्थव्यवस्था जो है, हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी। जी जी। वो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी तेजी से ऊपर जा रही है। दुनिया में जहां इन्फ्लेशन रेट 15-16% पे है, वहां भारत ने उसको 7%, 8% तक कर्टेल कर रखा है, रोका हुआ है। तो भारत के लिए बेहतर रहेगा कि जो स्थितियां हैं मिडिल ईस्ट में, वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण रहें, युद्ध की स्थिति न बने, बातचीत से, डायलॉग से मामले को हल किया जाए। मगर मैं अगर इस बात को समाप्त करना हो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सारी बातें ठीक हैं। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने शांति की बात की, मगर लोग ये भूल जाते हैं, और मेरे ख्याल से ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये संसद में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बार कही भी थी नेहरू जी के सामने। उन्होंने कहा था कि जब भगवान कृष्ण शांति की बात करते थे, उस वक्त उनके हाथों में दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार सुदर्शन चक्र भी हुआ करता था। तो जब तक आप शांति की बात तभी आपकी मतलब मानी जाएगी जब तक आपके पास मजबूती रहेगी। सही बात है। तो अर्थव्यवस्था आज के दौर में एक मजबूती का एक पैमाना है, भारत आगे बढ़ रहा है। बेहतर रहेगा कि शांति से बातचीत हो। मगर एक बात है कि आप सोचिए कि जिस विस्तारवाद की नीति से हमने बात स्टार्ट की थी, कब्जाई मानसिकता से इस चर्चा को प्रारंभ किया था, वो आप सोचिए कि कहते हैं कि अरब के रेगिस्तान भी उनके हैं, कश्मीर के पहाड़ भी उनके हैं, अयोध्या भी उनकी है, काशी भी उनकी है, मथुरा भी उनकी है, जेरूसलम भी उनका है, लंदन पे भी दावा करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि जो पागलपन की विस्तारवाद की नीति है वो कहां जाके रुकेगी। और इस दुनिया में 53 इस्लामिक देश हैं, मगर इनको फिलिस्तीन बनाना है तो इजराइल में ही बनाना है, ये क्यों नहीं जाते हैं कहीं और? तो ये विचार भी मेरे ख्याल से दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण है, करना चाहिए। और आपस में युद्ध करेंगे तो इनको शरण लेना होता है यूरोप में। बिल्कुल। तो ये पूरी इनकी एक नीति है। रोहिंग्या भी भगाए जाएंगे म्यांमार से, तो बांग्लादेश नहीं जाते, वो सीधे भारत आते हैं। जी। तो दर्शकों, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे जो आज एक बहुत बड़ी घटना वैश्विक स्तर पर हुई कि हमास ने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट एक साथ दाग दिया है। उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, वर्तमान में भारत की क्या जो कूटनीतिक परिस्थितियां होने वाली हैं। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार।